बहू, मैं अपनी बहन ममता जी के पास जा रही हूँ। कल उसका फ़ोन आया था। बोल रही थी कि दीदी, न जाने मुझे इस बार इतनी अजीब सी बेचैनी क्यों लग रही है। वैसे तो पिछले 3 सालों से उसकी तबीयत खराब चल रही है, इलाज भी चल रहा है, लेकिन इस बार मुझसे मिलने का बड़ा मन कर रहा है उसका। बोल रही थी, दीदी प्लीज़ आप मुझसे मिलने आ जाइए ना। पता नहीं फिर कुदरत दोबारा मिलने दे या ना दे, इसलिए कुछ दिन के लिए उसके पास होकर आती हूँ। सुमित्रा जी ने निराशा भरी बातें अपनी बहू पवित्रा से कही तो पवित्रा मुंह बनाते हुए बोली, ठीक है माँ जी, जब दिल करे तब आ जाना, हम कौन सा आपको रोक रहे हैं। इतना कहकर वो कमरे में चली गई। ये सुनकर सुमित्रा जी का दिल पसीज गया, लेकिन फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाई और अपनी बहन ममता जी के पास जाने के लिए निकल गई, जो अपनी बहन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सुमित्रा जी जब अपनी बहन के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वो काफ़ी कमज़ोर हो गई है। उनके बच्चे उनकी सेवा और इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे, परंतु न जाने उनकी तबीयत में सुधार क्यों नहीं हो रहा था। सुमित्रा जी ने लगभग 1 महीने तक अपनी बहन की सेवा की, लेकिन उसको बचाना संभव नहीं हो पाया और आखिरकार उन्होंने एक दिन दम तोड़ ही दिया। सुबह की मौत ने उनके बच्चों के साथ साथ सुमित्रा जी को भी निराशा के समंदर में डुबो दिया। सुमित्रा जी ने अपनी बहन की मृत्यु बोझ से लेकर उनके बच्चों को सांत्वना देने तक के सारे काम निपटा कर लगभग 2 महीने के बाद अपने घर वापस लौट रही थी। वो पहले से ही बहुत दुखी थी। अपनी बहन के चले जाने से वो एकदम टूट सी गई थी। ऊपर से इन 2 महीनों में बेटे बहू ने एक बार भी उनके पास फ़ोन करके हाल चाल तक नहीं पूछा, लेकिन फिर भी उन्हें बेटे बहू से ऐसी आशा थी कि जैसे ही वो अपने घर पहुंचेंगी तो उनका बेटा शिवम उन्हें अपने गले से लगाएगा और प्यार भरे शब्दों से उन्हें सांत्वना देगा कि माँ, जो होना था उसे तो कोई टाल नहीं सकता, लेकिन अब आप ज़्यादा चिंता ना करो और हमारे साथ खुश रहने की कोशिश करो। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस हवेली नुमा घर पर, जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से एक एक करके बनाया था, उस घर का गेट खोलते ही वहाँ का नज़ारा देखा तो उनकी सांसें रुक गईं। उनके घर के बगीचे में उनका सारा सामान बिखरा पड़ा था, ऐसे जैसे कि वो कचरा हो। उनके कपड़े, उनके जूते, उनके मर चुके पति की फ़ोटोज़, उनके बच्चों के बचपन के कागज़, सब कुछ बिल्कुल कचरे की तरह पड़ा था। ये सब देखकर उनका पर्स उनके हाथ से गिर गया। वो बस हैरानी में खड़ी रह गई। तभी उनकी बहू पवित्रा बाहर आई और सामने सुमित्रा जी को देखकर बोली, ओ माँ जी, अच्छा हुआ आप आ गई। हमने सोचा कि घर की अच्छे से सफाई कर देते हैं। आपका वो सब पुराना सामान बहुत जगह रोक रहा था और बेकार भी था। ये सुनकर सुमित्रा जी का दिल गुस्से से भर गया। पुराना सामान, वो तो उनकी पुरानी जिंदगी थी। उनके बच्चों के एल्बम, फ़ोटोज़, उनके ज़रूरी कागजात, इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, बहू ने हाथ हिलाकर उन्हें रोकते हुए कहा, हाँ माँ जी, मुझे सब मालूम है, पर हमें आपके कमरे में जगह चाहिए थी। हम उस कमरे को नन्हे बच्चे का कमरा बनाने वाले हैं। क्या आपके बेटे शिवम ने आपको बताया नहीं कि मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ? ये बात सुनकर सुमित्रा जी को झटका सा लगा। प्रेग्नेंट, और उन्हें ये बात तब पता चली जब उनका सामान बाहर फेंका जा चुका था। सुमित्रा जी ने हिम्मत करके आगे कदम रखा और बेटे से बात करने के लिए कहा, पर तभी पवित्रा आगे आते हुए बोली, माँ जी, वो ऑफिस में हैं और लेट आएंगे। कहते हुए उसने सुमित्रा जी का हाथ पकड़कर घर के पीछे ले गई। वहाँ एक छोटा सा स्टोर रूम था। वो कमरा जहाँ वो सीमेंट और बाकी का बचा खुचा सामान रखते थे। पवित्रा ने दरवाज़ा खोला
क्या आप इस कमरे में रह सकती हैं? हमने इसे थोड़ा सा साफ कर दिया है और एक पलंग भी लगा दिया है। थोड़ा छोटा है पर ठीक है। बस आपको शांति से रहना पड़ेगा। आप जानती हैं ना, मेरे बच्चे के लिए कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। सुमित्रा जी ने वो कमरा देखा जिसमें गिल्ली मिट्टी की बदबू थी और खिड़की एक अंधेरे गली की तरफ खुलती थी। उस पलंग पर एक पतला गंदा सा गद्दा था। उनके अंदर कुछ टूट गया, पर उसी पल कुछ गहरा और तेज आग की तरह जल उठा। पवित्रा अभी भी मुस्कुरा रही थी, सोच रही थी कि माँ जी उसे थैंक यू बोलेगी। सुमित्रा जी ने एक लंबी सांस ली और बोली, बहू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये सफाई करने का टाइम है, हर उस चीज़ की सफाई जो आप मेरे काम की नहीं रही। ये सुनकर बहू की हंसी एक पल के लिए रुक गई। सुमित्रा जी ने अपना फ़ोन निकाला और कई सालों से सेव किया हुआ नंबर डायल किया। उनके वकील एडवोकेट गुप्ता जी का। ये आप क्या कर रही हैं माँ जी? किसके पास फ़ोन मिला रही हैं? पवित्रा ने अब झूठी मिठास छोड़ी तो सुमित्रा जी ने जवाब दिया, सफाई कर रही हूँ बहू। वही जैसा तुमने कहा था। जब फ़ोन बज रहा था तो सुमित्रा जी ने सीधे पवित्रा की आंखों में देखा। 3 साल से पहली बार उन्होंने अपनी नज़रें नहीं हटाई। उन्होंने वो घर प्यार से अपने बेटे बहू को दिया था, पर अपनी इज्जत खोने के लिए नहीं दिया। पवित्रा को अब पता चलने वाला था कि इस घर का असली मालिक कौन है। वकील गुप्ता जी ने फ़ोन उठाया तो सुमित्रा जी ने कहा, गुप्ता जी, मुझे कल सुबह बहुत जल्दी आपसे मिलना है। यह सब सुनकर पवित्रा के चेहरे से हंसी पूरी तरह से गायब हो गई। सुमित्रा जी ने फ़ोन रख दिया। पवित्रा ने गुस्से से अपने हाथ बांध लिए और बोली, मुझे नहीं मालूम माँ जी आप क्या सोच रही हैं, पर मैं आपको याद दिला दूं कि ये घर मेरे पति शिवम का है और मैं उसकी पत्नी हूँ। अगर आपको यहाँ रुकना है तो आपको हमारे नियम मानने पड़ेंगे। कावेरी जी को गुस्सा आया कि वो ज़ोर से बोल दे कि उन्होंने ये घर 40 साल तक दूसरे लोगों के घरों में नौकरानी का काम करके खरीदा था, पर उन्होंने शांत रहना ही अच्छा समझा। उन्होंने अपनी 60 साल की ज़िंदगी में ये सीख लिया था कि बिना ताकत के बोलने से सिर्फ शोर होता है। ठीक है, उन्होंने शांति से कहा, मैं स्टोर रूम में रुक जाऊंगी। पवित्रा हैरान हो गई। शायद वो लड़ाई या रोना धोना सोच रही थी। ओह, बहुत अच्छा, मुझे खुशी है कि आप समझ गई। पवित्रा ने थोड़ा ज़्यादा हिम्मत से कहा, और सुनिए, फ्रिज में आपके लिए कोई जगह नहीं है, तो आपको अपना खाना खुद खरीदना पड़ेगा और अपने कमरे में रखना होगा। हम किचन साथ में यूज नहीं कर सकते। डॉक्टर ने बोला है कि टेंशन से दूर रहना है। सुमित्रा जी ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है बहू। अच्छा हुआ आप जल्दी समझ गई। इतना कहकर पवित्रा इतराती हुई अंदर चली गई, जैसे उसने कोई लड़ाई जीत ली हो। सुमित्रा जी उस छोटे से स्टोर रूम में अकेली रह गई। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और खुद को रोने दिया। वो अपनी बहन के लिए रोई, अपने मर चुके पति के लिए रोई, उस मजबूत और गर्व वाली औरत के लिए रोई जो वो कभी थी, और सबसे ज़्यादा वो अपने बेटे शिवम के लिए रोई जिसे कभी उन्होंने अपना सुपरस्टार कहा था। वो पलंग पर बैठ गई। दीवारों पर गीलेपन के निशान थे। तब उन्हें अपनी माँ की बात याद आई। बेटी, एक औरत इसलिए मजबूत नहीं होती कि उसके पास क्या है, बल्कि वो इसलिए मजबूत होती है क्योंकि वो सब कुछ खोने के बाद भी दोबारा खड़ी होने की हिम्मत रखती है। उन्होंने आंसू पूछे, अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और उस कमरे के बगीचे में पड़े सामान की हर चीज़ की फ़ोटो लेना शुरू कर दिया, क्योंकि ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया था कि सच्चाई में हमेशा सबूत चाहिए होते हैं। उस रात शिवम 10 बजे के बाद घर आया। सुमित्रा जी ने बहू की और उसकी हंसी सुनी। उन्होंने बेटे का इंतज़ार किया और सोचा कि शिवम उनके पास आएगा, स्टोर रूम का दरवाज़ा बजाएगा, पूछेगा कि माँ आप कैसी हैं, पर वो नहीं आया। रात के 11 बजे
जब वो और इंतजार नहीं कर पाई तो वो खुद ही नंगे पैरों से गलियारे में निकली। उन्होंने बेटे के कमरे का दरवाज़ा हल्के से खटखटाया। बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला। शिवम ने अपना चेहरा बाहर निकाला और बोला, माँ, बहुत लेट हो गई है। क्या हुआ? क्या हुआ? सुमित्रा जी की आवाज़ रोने लगी। शिवम, बहू ने मेरा सारा सामान बगीचे में फेंक दिया, मुझे स्टोर रूम में रहने के लिए दे दिया, और तुमने मुझे ये तक नहीं बताया कि बहू प्रेग्नेंट है। मैं दादी बनने वाली हूँ। ये सुनकर शिवम ने नीचे देखा और धीरे से बोला, माँ, मैं आपको बताने ही वाला था, पर आप तो ममता मौसी के पास थी ना। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी मौसी के पास थी। मैंने अभी अभी अपनी बहन को खोया है। मैं वापस आई हूँ तो मेरे साथ कचरे जैसा बर्ताव किया गया। माँ, ये गुस्से की बात नहीं है। वो आंखें रगड़ते हुए बोला, हमें जगह चाहिए, बच्चा होने वाला है, चीज़ बदलनी पड़ेगी। बदलना? सुमित्रा जी को यकीन नहीं हुआ। शिवम, मैंने ये घर खरीदा था, मैंने तुम्हें दिया था, ये सोचकर कि तुम मुझे यहाँ प्यार से रखोगे, हम परिवार की तरह रहेंगे। हम परिवार हैं माँ। पर पवित्रा को टेंशन हो रही है। प्रेग्नेंट होना मुश्किल है। डॉक्टर ने कहा है कि उसे परेशान नहीं करना है। शिवम ने उनकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा। तो सुमित्रा जी दुखी होकर बोली, अच्छा बेटा, और मैं? क्या मैं ज़रूरी नहीं हूँ? तो शिवम लंबी सांस लेकर बोला, अफकोर्स माँ, आप ज़रूरी हैं, पर आपको समझना होगा कि पवित्रा अब मेरी फैमिली है, मेरी पहली प्रायोरिटी है। आपने ही हमें सिखाया था कि शादी के बाद पत्नी की इज्जत करनी चाहिए। सुमित्रा जी के दिल में हर एक शब्द तीर की तरह चुभ रहा था। ऐसे नहीं बेटा, उन्होंने धीरे से कहा। माँ प्लीज़, अब थक गए हैं, हम कल बात करेंगे। इतना कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। सुमित्रा जी उस गलियारे में कांप रही थी। उनका बेटा, जिसे उन्होंने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, उसी ने उनके सामने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो स्टोर रूम में एक भूत की तरह वापस आई, मगर अब वो रोई नहीं। उनके अंदर का दुख पक्के इरादे और चुपके वाले गुस्से में बदल चुका था। उन्हें मालूम था इस बात को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। वो पलंग पर बैठ गई और साइड टेबल का ड्राइव खोला। उसमें एक पुरानी नोटबुक थी। जब उन्होंने बेटे को घर दिया था, तब से सब खर्चों का हिसाब उन्होंने उसमें लिख रखा था। जब उन्होंने पन्ने पलटने शुरू किए तो जो उन्होंने देखा उससे उनका खून जम गया। पर उन्हें अपनी पहली लड़ाई का हथियार भी मिल गया था। सुमित्रा जी हमेशा पैसों का हिसाब किताब ठीक से रखती थी, क्योंकि वो गरीबी में बड़ी हुई थी। उन्होंने बेटे को सिर्फ इतना कहा था कि ज़रूरी खर्चों के बारे में बताते रहना। पहले साल बेटे ने सब बिल दिखाए, पर शादी के बाद सब कुछ चेंज हो गया। अब उन्होंने कॉपी और बैंक के कागज़, जिन्हें वो सिर्फ ज़रूरत के लिए रखती थी, उसको साथ में देखा। पिछले 6 महीने में बहुत बड़ा पैसा ट्रांसफ़र हुआ था। शिवम एक इंजीनियर था और अच्छे पैसे कमाता था, लेकिन जब उन्होंने बिल में जोड़ा तो 10 लाख लिविंग रूम को नया बनाने में खर्च हुए। उनका हर महीने का खर्चा 1 से 1.5 लाख था, जो कि बिल्कुल नामुमकिन था। उन्हें याद आया कि जब उन्होंने शिवम को घर दिया था तो एक सेविंग अकाउंट्स का यूज करने की परमिशन भी दी थी। उसमें उनके रिटायरमेंट और नौकरी छोड़ने पर मिले हुए लगभग 40 लाख थे। ये ज़रूरत के समय के लिए थे। कांपते हाथों से उन्होंने सेविंग अकाउंट का कागज़ निकाला। उनकी दुनिया टूट गई। 40 लाख में से सिर्फ 20 लाख बचे थे, 1 साल से भी कम टाइम में, और उन्हें पता ही नहीं चला। वो उठी, उनके पैर कांप रहे थे। बहू और बेटे ने उनका इस्तेमाल किया था, उन्हें शर्मिंदा किया था, और वो भी उनके अपनी मेहनत की कमाई से। सुमित्रा जी ने अब एक पक्का फैसला लिया कि अगर ये खेल खेलना चाहते हैं तो वो भी खेलेगी, पर अपने नियम पर। अगली सुबह 9 बजे सुमित्रा जी गुप्ता जी के ऑफिस में थी।
उन्होंने वकील को सब कुछ बताया। फोटोकॉपी, बंद कागज। वकील का चेहरा चिंता से गुस्से में बदल गया। सुमित्रा जी, ये बहुत बड़ी बात है, वकील गुप्ता जी ने कहा। उन्होंने घर के कागज देखे और फिर उनके चेहरे पर एक होशियार इंसान की मुस्कान आई। सुमित्रा जी, आप जानती हैं कि ये घर अभी भी पूरी तरह से आपके नाम पर है। शिवम ने कभी असली मालिकाना हक चेंज किया ही नहीं था, तो इसका मतलब है कि आप जब चाहे उन्हें यहाँ से निकाल सकती हैं। कानून के हिसाब से वो आपके किराएदार हैं। बिना किसी एग्रीमेंट के घर आपका है। सुमित्रा जी के दिल में पहली बार उम्मीद जगी। और 20 लाख का क्या? देखिए सुमित्रा जी, पैसा आपकी इजाज़त के बिना निकाला गया है। कानूनी तौर पर यह परिवार में धोखा है। मैं शिवम को जेल नहीं भेजना चाहती, मैं बस इंसाफ चाहती हूँ, सुमित्रा जी ने जल्दी से कहा। तो वकील गुप्ता जी बोले कि इंसाफ के लिए बात करने की ताकत चाहिए। उनका प्लान रेडी हो गया। पहले सब बैंक के पासवर्ड बदले जाएंगे। दूसरा, बेटे को बताया जाएगा कि वो 1 महीने में घर छोड़ देंगे। फिर एक नया किराया एग्रीमेंट साइन करें। किराया अपने ही बेटे से। सुमित्रा जी हैरान रह गई। सुमित्रा जी, वकील ने कहा, आपके बेटे ने आपको घर से निकाल कर स्टोर रूम में डाल दिया, आपका पैसा खर्च किया। क्या आपको सच में लगता है कि वो वहाँ बिना पैसे दिए रहने लायक है? सुमित्रा जी चुप हो गई। वकील सही थे। सुमित्रा जी ने वकील को बताया कि उनके पास एक और अपार्टमेंट है जो उनके पति का था, जिसका किराया अलग अकाउंट में आता है। बेटे को उसके बारे में मालूम नहीं है। वकील ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा, आप पैसे के मामले में आज़ाद हैं। आप अब अपना रास्ता खुद चुन सकती हैं। सुमित्रा जी ने आखिर में कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वो सीखे कि अपनी माँ के साथ बुरा बर्ताव करने की क्या सज़ा होती है। वकील ने वार्निंग दी कि ये लड़ाई मुश्किल होगी। रोना, चिल्लाना और बेटा उन्हें बुरा महसूस करवाएं। पर सुमित्रा जी ने मजबूती से कहा कि वो रेडी है। शाम को 6 बजे सुमित्रा जी घर आई तो बहू के माता पिता भी आए हुए थे। बेटा थोड़ा बेचैन सा लग रहा था। सुमित्रा जी ने जल्दी से नमस्ते किया और स्टोर रूम की तरफ जाने लगी तो बहू ने उन्हें वहीं बैठने का इशारा किया। तभी बहू के पिता ने बातें शुरू की कि समधी जी, कुछ गलत फहमियाँ हो गई हैं। जवान लोगों को अपनी जगह चाहिए होती है, और फिर अब तो हमारा नाती आने वाला है तो उसे भी अलग जगह की ज़रूरत है। सुमित्रा जी ने आराम से कहा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि मेरा सामान बगीचे में क्यों फेंक दिया गया। तभी बहू बीच में ही बोली, ओ माँ जी, उसे भूल जाओ, वो तो बस एक छोटी सी गलती थी। तो बहू के पिता बोले, आपकी उम्र में आपको सबके लिए चीज़ आसान करने के बारे में सोचना चाहिए। बहुत अच्छे वृद्ध आश्रम होते हैं। तो सुमित्रा जी को समझ आया, अच्छा, ये सब उन्हें ओल्ड एज होम भेजना चाहते हैं। सुमित्रा जी ने बेटे की तरफ देखा। वो चुपचाप खाना खा रहा था। बेटा, तुम क्या चाहते हो? शिवम ने ऊपर देखा। माँ, मैं बस चाहता हूँ कि सब ठीक हो जाए, शांति से। सुमित्रा जी ने दोबारा कहा, तुम मुझसे शांति मांग रहे हो, जबकि तुम लोग मुझे वृद्ध आश्रम भेजने का प्लान बना रहे हो। तभी बहू के माता पिता ने तुरंत पैसे की बात शुरू कर दी कि पवित्रा ने बताया है कि बैंक के अकाउंट में कुछ गड़बड़ हुई है। कोई गड़बड़ नहीं है, सुमित्रा जी ने साफ आवाज में कहा। मैंने बस अपने अकाउंट के पासवर्ड बदल दिए हैं, जैसा मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था। यह सुनकर बहू जोर से बोली, देखा शिवम, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारी माँ अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। आपने ऐसा क्यों किया माँ? वो पैसा परिवार के लिए था, बेटे ने कहा। तो सुमित्रा जी बोली, वो पैसा मेरा है। वो पैसा मैंने 40 साल की मेहनत से बचाया था, जिसे तुमने मेरी इजाज़त के बिना खर्च कर दिया। 8 महीने में 20 लाख क्या खरीदा तुमने? बहू का चेहरा सफ़ेद हो गया।
उसने कहा, वो पैसा घर को ठीक करने के लिए यूज किया था। ये घर पहले से ही बहुत कीमती है बहू। सुमित्रा जी ने हर बात को जोर देकर कहा। और अब भी ये घर मेरा है। पूरी टेबल पर बिल्कुल शांति छा गई। बहू डरते हुए आंखें झपकाई। क्या? जो तुमने सुना, ये घर मेरे नाम पर है। हमने कभी नए कागज नहीं बनवाए। तुम लोग यहाँ मेरी इजाज़त से रह रहे हो और मैं जब चाहूँ तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ। ये सुनकर पवित्रा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके माता पिता घबराए हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बेटे ने अपना सर हाथों में छुपा लिया। नहीं, ये झूठ है, बहू धीरे से बोली। शिवम ने मुझे बताया था कि ये घर उनका है। उसने शादी से पहले कसम खाई थी, तो उसने झूठ बोला था। सुमित्रा जी ने उसके बाद बीच में ही काटते हुए कहा, ये सच है कि ये घर कानून के हिसाब से मेरा है। ये सुनकर बहू शिवम पर गुस्से से जानवर की तरह पलट गई। मुझे बताओ कि ये झूठ है। कहो कि ये पागल बुढ़िया झूठ बोल रही है। शिवम ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। ये सच है, उसने धीरे से कहा। मैंने कभी कागजों का काम पूरा किया ही नहीं। अब बहू समझ गई, क्योंकि उसने तो शिवम से प्यार के लिए नहीं, घर के लिए शादी की थी। तभी बहू के माता पिता गुस्से में खड़े हो गए और बोले, आप एक बुरी माँ हैं, एक सच्ची माँ अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकती। सुमित्रा जी ने जवाब दिया, एक सच्ची माँ अपने बच्चों को इज्जत करना, चीज़ों की कीमत करना सिखाती है। अगर मेरे बेटे ने नहीं सीखा तो ये उसकी गलती है, मेरी नहीं। इतना कहकर सुमित्रा जी स्टोर रूम की तरफ चली गई। पीछे से उन्हें बहू के रोने की आवाज़ सुनाई दी। बहू के माता पिता का चिल्लाना और बेटे का सब कुछ शांत करने की कोशिश सुनाई दे रही थी। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। यह उनकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल सामना था, पर ज़रूरी भी था। रात को 11 बजे शिवम ने उनके स्टोर रूम का दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया। माँ, दरवाज़ा खोलो, मुझे बात करनी है। सुमित्रा जी ने दरवाज़ा नहीं खोला। माँ प्लीज़, पवित्रा बहुत दुखी है। डॉक्टर ने कहा था कि टेंशन नहीं लेनी है। मैं क्या करूं? क्या मैं आपके सामने घुटने टेक कर सॉरी बोल दूं? सुमित्रा जी ने कहा। तो शिवम बोला, नहीं माँ, आप चाहती क्या हैं वो बताओ, मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। पर प्लीज़ हमसे घर मत छुड़ाओ। सुमित्रा जी ने दरवाज़ा ज़ोर से खोला तो बेटा बहुत परेशान हालत में खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं। सुमित्रा जी को पहली बार बेटे के ऊपर तरस नहीं आया, सिर्फ गुस्सा आया। उन्होंने शांत आवाज में कहा, बेटा, मैंने तुम्हें ये घर प्यार से दिया था, अपना पैसा अच्छे दिल से दिया था, पर तुमने मेरे साथ कतरे जैसा बर्ताव किया, चोरी की, झूठ बोला। और जब मैं अपनी बहन के अंतिम संस्कार के बाद घर आई तो तुमने मुझे सड़क पर फेंक दिया। वो पवित्रा की गलती थी माँ, शिवम ने जल्दी से कहा। तो सुमित्रा जी की आवाज़ तेज हो गई, बेटा, मालूम तो तुम्हें भी था ना, तुमने कुछ नहीं किया। तुमने मेरे सामने दरवाज़ा बंद किया और कहा कि वो तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी इंसान है। शिवम उनके सामने घुटनों पर गिर गया। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं डरपोक था, मैं डर गया था, मैं सबसे बुरा बेटा था, पर प्लीज़ हमें सड़क पर मत छोड़ो। सुमित्रा जी ने उसे देखा, घुटनों पर रोने वाला। ये उनका छोटा बच्चा नहीं था, ये बड़ा आदमी था जिसने गलत चुना और अब उसके नतीजे सहने थे। मैं तुम्हें सड़क पर नहीं छोड़ूंगी, सुमित्रा जी ने कहा, पर अब सब कुछ बहुत ज़्यादा बदल जाएगा। कल तुम मेरे साथ वकील गुप्ता जी के ऑफिस में जाओगे और हम एक एग्रीमेंट साइन करेंगे। आप जो बोलोगी मैं वही करूँगा माँ। और पवित्रा को मेरा हर पैसा वापस करना होगा, या तो वो पे करेगी या तुम, पर वो ज़रूर चुकाया जाएगा। शिवम ने हारते हुए सिर हिलाया। अब जाओ, मैं थक गई हूँ। जाने से पहले शिवम ने दुख से उन्हें देखा और बोला, क्या आप मुझसे नफरत करती हैं माँ? नहीं बेटा, उन्होंने दुखी होकर कहा।
मैं तुमसे नफरत नहीं करती, पर मैं तुम्हें जानती नहीं। जिस बेटे को मैंने पाला था वो ऐसा कभी नहीं करता था। इतना कहकर सुमित्रा जी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। पहली बार वो अच्छे से रोई। उन्होंने पहले छोटी लड़ाई जीती, पर बड़ी जंग अभी शुरू हुई थी। अगली सुबह शिवम और सुमित्रा जी वकील के ऑफिस में गए। बहू भी उनके साथ आई थी। वकील ने सीरियस आवाज़ में बात शुरू की। उन्होंने घर के कागज़ की कॉपी टेबल पर रखी और बोले, आप देख सकते हैं ये घर पूरा 100% सुमित्रा जी के नाम पर रजिस्टर्ड है, कोई और मालिक नहीं है। पवित्रा ने हैरानी से कहा, ऐसा नहीं हो सकता। शिवम ने मुझे बताया था कि यह घर उसके नाम पर है। देखो पवित्रा, शिवम ने तुम्हें क्या बताया था ये ज़रूरी नहीं है, वकील ने तेज आवाज़ में कहा। कानूनी सत्य ये है कि सुमित्रा जी अकेली इस घर की मालकिन है। ये सुनकर पवित्रा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने डरते हुए शिवम से कहा, क्या ये सच है? तो शिवम ने हाँ में सिर हिला दिया। पवित्रा जोर से चिल्ला पड़ी, तो आप मुझे कब बताने वाले थे? तुमने मुझे कसम खाकर कहा था कि तुम्हारे पास घर है। वकील ने उन्हें शांत किया और बोला, दूसरी बात, बिना इजाज़त के पैसे निकालना, 20 लाख की चोरी मैंने नहीं लिए। शिवम ने बीच में ही बात काट दी। उसने अपना बचाव किया। मैंने तो बस पवित्रा को कार्ड यूज करने के लिए दिया था। कार्ड तुम्हारे नाम पर था तो कानूनी तौर पर तुम ही जिम्मेदार हो। शिवम और पवित्रा आपस में लड़ने लगे। सुमित्रा जी को खुशी नहीं, सिर्फ दुख हुआ। बस उन्होंने मजबूत आवाज़ में कहा, मुझे इसकी फिक्र नहीं है कि किसने खर्च किया। तुम दोनों जिम्मेदार हो और ये पैसा वापस किया जाएगा, एक एक पैसा। शिवम हैरानी से उनकी तरफ देखते हुए बोला कि अभी हमारे पास 20 लाख रुपए नहीं हैं। कोई बात नहीं, वो पैसा छोटे छोटे हिस्सों में इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा, वकील ने कहा। तो पवित्रा जोर से नाटक करते हुए हंसी। हाँ, आप अपने ही बेटे से ब्याज लेंगी? तो सुमित्रा जी ने जवाब दिया, मैं उस इंसान से ब्याज लूँगी जिसने मेरा पैसा चुराया। वो मेरी मेहनत का पैसा था जो मैंने 40 साल लोगों के घरों में सफाई का काम करके कमाया था, और तुम लोगों ने उसे घूमने फिरने और कपड़ों पर खर्च कर दिया। कहते हुए सुमित्रा जी ने अपना फ़ोन निकाला और वो फ़ोटो दिखाई जो उन्होंने बगीचे में पड़े सामान की खींची थी। ये सब देखकर पवित्रा का चेहरा उतर गया। वो बोली, मैंने सोचा था कि ये वो चीज़ है जो आप इस्तेमाल नहीं करती और तुमने बिना पूछे फेंक दिया। कहते हुए सुमित्रा जी वकील की तरफ मुड़ी और बोली, मुझे ये दोनों मेरे घर से बाहर चाहिए। इन्हें घर से निकालने का काम शुरू करो। नहीं माँ, शिवम जोर से बोला, प्लीज़ हम कहाँ जाएंगे? पवित्रा प्रेग्नेंट है। तुम्हें ये सब तब सोचना चाहिए था जब तुमने मुझे स्टोर रूम में धकेल दिया था। सुमित्रा जी को असली डर बहू की आंखों में दिखा और फिर उन्हें याद आया कि वो प्रेग्नेंट है। वो उनका पहला पोता या पोती है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें सड़क पर नहीं छोड़ूंगी, पर ध्यान से सुनो, तुम्हें किराया एग्रीमेंट साइन करना होगा। तुम हर महीने 10,000 रुपये किराया दोगे और 10,000 पुराने खर्चे का दोगे, पूरे 20,000 रुपये हर महीने। अगले 3 साल तक अगर तुमने एक भी पेमेंट छोड़ दिया तो मैं बिना किसी सवाल के तुम्हें निकाल दूंगी। हम इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, शिवम ने कहा। तो पवित्रा नौकरी करेगी जैसे बाकी सब लोग करते हैं। मैं प्रेग्नेंट होते हुए भी फर्श साफ करती थी, तो मुझे कोई बहाना मत बताना। पवित्रा ने उन्हें घूर कर देखा। उसके चेहरे पर बहुत नफरत थी। आप पछताएंगी। जब आपका पोता या पोती होगा तो आप उससे मिल नहीं पाएंगी। अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे, अपने किराए के मकान में रह लेंगे। आप अकेली दुखी होकर मरेंगी। अगर ये मेरी किस्मत है तो ठीक है, पर अब मैं दोबारा अपने ही घर में गुलाम नहीं बनूंगी। सुमित्रा जी ने कहा। कागज साइन हो गई। शिवम ने कांपते हाथों से साइन किए। पवित्रा ने न चाहते हुए भी किए। जब वो ऑफिस से निकले तो उन्होंने सुमित्रा जी से एक भी बात नहीं की। सुमित्रा जी ने ताज़ी हवा में सांस ली। वो जीत गई थी,
पर जीता हुआ महसूस नहीं कर रही थी। उन्होंने घर जीत लिया था पर अपना बेटा खो दिया था। तो दोस्तों, सुमित्रा जी ने बेटे बहू के साथ सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।